नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वार्ड 41 के अंदर और हमारे बीच में गगनदीप जी है जो कि जागो पार्टी के उम्मीदवार हैं। घर घर जाके संगत से वोट की अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। संगत इनको आशीर्वाद और भरपूर प्यार भी दे रही है। बात कर लेते हैं आज इनसे। 70 साल सेवा दे नाल, ये एक किताब है जागो पार्टी की, जो कि इसमें स्पष्ट कवर पेज पे लिखा हुआ है कि 70 साल सेवा दे नाल। क्या है ये, क्या किया है 70 साल सेवा दे नाल? सबसे पहले भारत टीवी देख रहे सभी दर्शकों को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। जो सी ये हमारी किताब है 70 साल सेवा दे नाल जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो से हमारी पार्टी प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह जी के और उनके फादर साहब जत्थेदार संतोष सिंह जी ने जो कार्य दिल्ली में सिख कौम के लिए किए हैं, उसके अंदर वो कार्य लिखे गए हुए हैं। जिसके अगर मैं बात करूँ तो जत्थेदार संतोष सिंह ने पहला GHPS लोनी इंडिया गेट में ब्रांच खोली, जिसका बाद में GHPS पूरी सोसाइटी क्रिएट करी गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि बंगला साहब गुरुद्वारे के सामने पहले जयसिंह मार्ग चलता था, उस रोड को बंद करवा के वहाँ पे पार्किंग का लिए जगह ली गई। उसके बाद सरोवर के लिए जगह वहाँ उन्होंने ली गई। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोतवाली जो सी मुगलों के टाइम से चली आ रही थी, उस कोतवाली ऐतिहासिक कोतवाली को जत्थेदार संतोष सिंह जी ने लिया और गुरुद्वारा शीशगंज के नाम वो जगह लगी। इस तरीके से जो उनसे काम जत्थेदार संतोष सिंह जी ने किए। उसके बाद सरदार मनजीत सिंह जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में जो उनसे किए हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। मतलब 70 साल के अंदर अनगिनत कार्य हैं जो संतोष जी ने करे। आपका कहना ये है? सर, जत्थेदार संतोष सिंह जी का नाम सिख राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। अगर आप किसी से भी बात करेंगे सरदार मनजीत सिंह जी के और जत्थेदार संतोष सिंह, तो उन्होंने अपने आप ही उनके कार्यों की एक लंबी लिस्ट आपके आगे रख देंगे। अगर वो कार्य किए तो वो कौन सी पार्टी के बैनर तले करे थे? जागो पार्टी तो अभी क्या नाम है आई है, उससे पहले कौन सी पार्टी में थे? सर, जत्थेदार संतोष सिंह को किसी पार्टी की जरूरत नहीं थी, उनसे पार्टियां थी, वो किसी पार्टी से नहीं थे। उन्होंने जब कार्य किए और जो सी जगह ली, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी हुई या और इसके अलावा नेहरू हुए, उनसे उन्होंने वो कार्य लिए और वो किसी पार्टी से नहीं थे, उनसे पार्टियां थी सारी की सारी। क्या कहना चाहेंगे कि अब धीरे धीरे चुनाव में तेजी आ रही है, क्योंकि आज लगभग 12 तारीख हो चुकी है, गिनती के 10-12 दिन और बचे हैं। संगत का क्या कहना है, क्या रुझान मिल रहा है? सर, संगत का रुझान बहुत पॉजिटिव है और आगे भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम संगत के पास जा रहे हैं अपने कार्य किए हुए। हम ये कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ किया है। जहाँ पे अभी इस बुक की बात कर रहे हैं, एक पैम्पलेट जो सा मैंने अपनी तरफ से अपने कार्यों के लिए छुपाया है, ये पैम्पलेट जिसके अंदर मैंने अपनी क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर मैंने अपने लेवल पे जो से कार्य किए, उनमें से कुछ कार्य इसमें लिखे हैं। और ये भी मैं संगत को बता रहा हूँ कि मैंने पहले क्या किया और आगे क्या करूँगा। गगन जी, बात करें अभी हाल ही में एक डायलिसिस हॉस्पिटल खोला गया, उसके लिए आपका क्या कहना है? सर, वो डायलिसिस हॉस्पिटल नहीं कह सकते, क्योंकि एक हॉस्पिटल की जो सी डेफिनेशन होती है, उस हॉस्पिटल की डेफिनेशन में एक OPD उस एमरजेंसी वार्ड, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके अंदर एक डायलिसिस सेंटर है। वो डायलिसिस सेंटर जो दिल्ली कमेटी अपने लेवल पे भी खोल सकती थी, बट उन्होंने एक NGO के थ्रू खोला गया और दिल्ली कमेटी की करोड़ों रुपए की जगह एक NGO को मिल गई। और सबसे दुखांत खबर मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे ये कहते थे हमने 100 बेड खोले हैं, बट वहाँ पे 30 बेड की वर्किंग चल रही है, जो सी मैं नहीं कह रहा, आप जैसे कई मीडिया चैनल्स ने वो दिखाया। और दूसरी बात जो से अगर डायलिसिस सेंटर की बात करूं, जब NGO के थ्रू करा, जिसमें जितना खर्चा बिजली का आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो दिल्ली कमेटी के पास आ रहा है। पर एक NGO को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 1650 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें से 1150। लेकिन उन्होंने ये कार्य खोल करके, ये अस्पताल खोल करके संगत का कहीं ना कहीं कुछ तो लाभ पहुँचाया है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के हॉस्पिटल हर वार्ड में खुलने चाहिए? इस तरीके से अगर डायलिसिस सेंटर जो से अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, महंगे महंगे हॉस्पिटल हैं, कहाँ से लाएं पैसे? उसके लिए अगर मैं बताता हूँ कि जो सा दिल्ली कमेटी का मेन प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट था मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नो डायलिसिस सेंटर। और उस हॉस्पिटल में ये था कि हर तरीके का इलाज होगा। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर है, सिर्फ डायलिसिस होगा। उसके अलावा आपका हार्ट के पेशेंट है, वहाँ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई और बीमारी है, वहाँ जाओगे नहीं होगा। अगर आप किडनी के पेशेंट भी, अगर आपको किडनी से रिलेटेड भी कोई, तो कायदे में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए था। कायदे से ये जो सा ड्राफ्ट
दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का था जी। और मनजिंदर सिंह सिरसाने का हमने करा जी। है, वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है। ये सिर्फ अगर dialysis center है। अगर वार्ड 41 की संगत आपको जिताती है तो क्या आप वार्ड 41 नवीन शाहजहां के अंदर इस टाइप का हॉस्पिटल खोलना चाहेंगे? वार्ड नंबर 41 अगर मेरे को संगत मौका देती है, जी। एक हॉस्पिटल खोलने के लिए एक स्पेशल टीम की जरूरत रहती है, वो डॉक्टर्स की टीम रहती है जी। और वो कार्य करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं दिल्ली कमेटी की भी, उन्होंने एक पूरी संस्था होने के बावजूद इतना समय उस पर लगता है। बट एक वादा मैं आपके चैनल से ये करना चाहता हूँ कि अगर संगत मेरे को मौका देती है जी। और सेवा का मौका मेरे को मिलता है तो इस वार्ड में एक ऐसा इंस्टीट्यूट मैं ओपन करूंगा जी। जिसके अंदर जो सा हमारा टारगेट 200 बच्चों का जी। है, जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे और कुछ हमने बच्चे शॉर्ट लिस्ट भी किए हुए कुल हैं। मिलाकर के पुरजोर जो आपकी कोशिश रहेगी वो शिक्षा को उठाने की है। स्वास्थ्य के प्रति अभी आपने कोई तैयारी- स्वास्थ्य के प्रति आप हॉस्पिटल की बात कर रहे जी। हैं, हम हॉस्पिटल की नहीं, हम डिस्पेंसरीज की बात कर रहे हैं जी। कि जो सी सरदार मनजीत सिंह जी के जब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने एक अभियान चालू किया था जी। कि हम हर वार्ड में एक दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की एक डिस्पेंसरी हो। जी। हम उसी चीज़ को आगे लाके और डिस्पेंसरी खोलेंगे, क्योंकि एक हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले आ जाती है एक जगह, फिर उसके बाद आती है एक डॉक्टरों की टीम। जी। जगह की कोई कमी नहीं है। जगह की कमी जो नहीं है, जी। बट डीडीए जगह भी दे अलॉट करेगी, उस प्रोसेस को जरूर टाइम लगता जी। है, बट जिस जो सा प्रोसेस हमने लेकिन गगन जी सवाल वही है कि संगत वार्ड 41 की अगर इलाज कराना चाहे तो कहाँ जाकर के इलाज कराए? अगर संगत को जो सी ये दिक्कत आती है इलाज जी, की, जी। तो उसके अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है जो सा हमारा गुरुद्वारा जो सा डायलिसिस सेंटर खुला हुआ है। जी। मैं जरूर अपनी पार्टी से भी ये कहूँगा कि जब हम सत्ता में आते हैं तो हम इसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट करें, ना कि सिर्फ एक डायलिसिस सेंटर बना के रहने बिल्कुल दें। ठीक बात। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे दिक्कत आती है जी। जो उनसे हमारे दिक्कत आ रही है। आ रही है, तो जी। अगर मैं आपकी बात मानूं दिक्कत आ रही है, उसमें क्या जो उनसे हमारे यहाँ पे नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं, जी। और उसमें अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है जो उनसे हमारे लो ग्रेड में कह लीजिए जो जी, उनसे जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है। फैमिलीज आती हैं, जी। उनके लिए हम 24 घंटे तत्पर रहेंगे, उनकी हर तरीके की फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। जी। और क्योंकि जनरल हॉस्पिटल की बात करें, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की बात करें, जीटीबी अस्पताल की बात करें, लंबी लंबी कतार है, नंबर नहीं। अगर मेरे को मौका मिलता है तो इस चीज़ का वादा रहता है जी। कि अगर उन्हें किसी तरीके की स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी आती है, उन्हें जी। किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, इस चीज़ का वादा है। पर जो सी आप हॉस्पिटल वाली बात कर रहे हो, जी। ये आपने एक बहुत अच्छा मेरे को एक सजेशन कहूँगा दिया है, जिसके जी। अंदर बट मैंने कल भी आपके चैनल पे एक बात की थी कि ऑन रिकॉर्ड जो उनसे मैं वादे करूँगा, उनका मैं 23 तारीख या 22 तारीख को रोड मैप पेश कर दूँगा। जी। बट आपने हॉस्पिटल की बात करी, इसके रिलेटेड मेरा अभी कोई ऐसा है नहीं, बट आपने जो उनसे दिया, मैं जरूर हमारी जो सी टीम है उनसे बात करके इस पे भी जरूर विचार करूँगा। संगत से क्या अपील करेंगे वोट देने के लिए? मैं हमेशा एक ही अपील करता हूँ कि जब भी कोई कैंडिडेट आपके पास आए, उससे ये चीज़ देखा जाए कि उसका करैक्टर कैसा है, उस पर कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, और वो कार्य करने के लिए क्या तत्पर है। दूसरी चीज़ कि वो जितने टाइम भी संस्था से किसी भी जुड़ा हो, उसने क्या उस टाइम पीरियड में क्या काम किए जी। हैं। जैसे मैं आज संगत के पास जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी पार्टी की तरफ से जो सा अपना काम किया वो किताब, और जो सी चीज़ मैंने की है उसकी विद प्रूफ ये मैं अपनी काम की लगा रहा हूँ कि मैंने ये काम किया, मेरी ये क्वालिफिकेशंस है। और एक चीज़ और कहूँगा कि हमने अपनी संस्था को ऊपर उठाना, हम आज एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जी। एजुकेशन के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के लिए स्कूल के आज स्तर को ऊपर उठाने के लिए जी। उन्हें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए गगन जी बार बार आप एजुकेशन पे जोर देते हैं, और मैं अब संगत के सामने ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की अगर हम बात करें, शिक्षा पद्धति की बात करें, तो सिख संगत की अगर हम बात करें तो क्यों दिल्ली से छोड़ के कनाडा में जाकर के बसे? सीधी बात है, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो उनसे आप कह रहे हो कि कनाडा में जा के बसे हैं, जी। उसके पीछे कारण क्या केवल पैसा कमाना था या क्या कारण था कि कनाडा एक में? फैसिलिटीज़ भी होती हैं सर। जी। अगर एक चीज़ है, अगर हमारी संस्थाएं जी। हमारे बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ दे दे, जी। हमारी संस्थाएं हमारे बच्चों को यहाँ पे एक रोजगार पैदा कर दे, जी। हमारे बच्चों को यहाँ पे एक अच्छी हेल्थ एक अच्छी या एजुकेशन का एक जरिया बन जाए, गगन जी जो कह रहे हैं वो सरकार भी चेते जाए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कि और अगर चीज़ मिल जाए जी। तो हमारे कोई भी बच्चा या कोई भी हो वो जी। बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हमें मेन दिक्कत क्या है, हमारे जो सी फैमिलीज जी। नीचे ग्रेड से आती है, जो सी बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जा सकता है, जी।
उन तक हमारी कोई भी संस्थाएं जी। नहीं पहुंचती। उनकी संस्थाएं, हमारी जो सी संस्थाएं हैं या जो से हमारे मेंबर्स जी। जो से ओपोजिशन में खड़े हो रहे हैं, वो काम किनका करते हैं? या जिनकी जेब में पैसा है या जिनके पीछे वोट बैंक है। जी। पैसा कुल मिलाकर के ये भारत देश जो छोड़ करके गए, उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, शिक्षा है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। ये सारी चीज़ें जब तक हम इन चीज़ों को सुधार करेंगे। आज मैं एक चीज़ बात करता हूँ, जी। मैं बीटेक किया हुआ जी। हूँ और बीटेक होने के बावजूद एक कहीं पे भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती है यहाँ पर। जी। ठीक है, और वही चीज़ है, जब बंदा क्वालिफाइड है जी। और यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन की जब उनका मूल्य नहीं मिलता जी। तो वो बहुत दिक्कत आती है। और जो सी बाहर जाते हैं उन्हें मालूम है हम वहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे वहाँ पे एजुकेशन का एक मूल्य लगेगा। जी। यही कारण है कि वहाँ पे सिटीजन की वैल्यू है, वो समझते हैं। कोरोना काल के अंदर भी वहाँ की सरकार ने वहाँ के नागरिकों को समझा, उनको घर बैठे तनख्वाह दी। यहाँ घर बैठे भी तनख्वाह नहीं। ये तो सर मेरे से बेहतर आप जानते हो, क्योंकि आप जनता में जा रहे हो जी। और आप मेरे से बेहतर इसका जवाब आप खुद मालूम है सर।